करना शुरू कर दें। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। उसके लिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास नोट्स है तो अपने नोट्स भी ओपन रखें, और अगर आपके पास बुक है तो बुक भी ओपन रखें। चैप्टर नंबर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 3 इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले इसका थोड़ा इंट्रो देखते हैं और फिर बाकायदगी से चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके पास उम्मीद है नोट्स भी होंगे, मैं बहुत से पॉइंट्स लिखूंगा अभी जो मेजर पॉइंट्स हैं, और फिर हम टैली भी करेंगे उसे बुक से या नोट्स से। ठीक है जनाब, ये एक ओवरऑल थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि जो आज के दौर का आपका एटम है ये किस तरह वजूद में आया, इसका एक कंक्लूजन है। सही है, हमें ये बात पता है क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस पढ़ा। जल्दी आ जाइए, आप बैठिए। हमें ये बात पता है बच्चों, तो देखिएगा अच्छी बात समझिएगा, ये जो मैटर है, मैटर इसका फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? एटम। ये बात पता है, लेकिन ये बात अभी तो नहीं है, कोई 210 साल पुरानी है, कोई आप कह सकते हैं, हम बार बार कहते हैं कि 2 सदियां पुरानी है, ऐसे कि 210 इयर्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं, उससे पुरानी बातें भी हैं। फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास कौन है? एटम, जो कि ग्रीक वर्ड कहां से निकला है? एटम। पढ़ के याद हो गए। इसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल, अनब्रेकेबल, अनकटेबल। सही है भाई, जिसे मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमें पता है कि इसके लुग़वी मायने, इसके लिटरल मीनिंग ऑफ फॉल्स प्रूव हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें पता है। ऐसा ही है। चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर। एटम को किसी आंख ने बाकायदगी से अब तक नहीं देखा। हाँ, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे इसकी इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं कि ये रहे कार्बन के एटम्स जिनके आपको एक ट्रेस नजर आ गया। बात समझ में आ रही है? या फिर आपको 3D डायग्राम नजर आ गई सॉफ्टवेयर के अंदर जो आगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से जुड़े हैं। वो कंटेंट हमारा नहीं है, एडवांस स्टडी है फिलहाल। फिर इंसान ने एटम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या सोचा, यानी दूसरों को समझाने के लिए एटम का स्ट्रक्चर क्या रखा। आइए, हमें ये बात पता है कि एटम की रिप्रेजेंटेशन में बार बार हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम बनाते हैं एक सर्किल, और उसमें हम क्या लिखते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आ रही है? और इस सर्किल को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा? न्यूक्लियस। बहुत जबरदस्त। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्या कहलाते हैं? पाकिस्तान। जो न्यूक्लियस में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। याद आ गया? ऐसे ही याद आता है, जबरदस्त। वो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है भाई। फिर हमें पता है कि सर्कुलर शेप्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, या ये आज के मौजूदा दौर की थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन है एटम की, पर हकीकतन एटम ऐसा नहीं दिखता। लेकिन हमारे लेवल पे 9th क्लास में बुनियाद समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए हम एटम की रिप्रेजेंटेशन ये बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एटम को किसी आंख ने नहीं देखा, ये बात याद रखिए। ठीक है, अच्छा, बज़ाहिर नेकेड आई से नहीं दिखता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे दिखता, कहने का मकसद ये। ठीक है भाई, सबको ये बात समझ आ रही है? फिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? डेफिनेटली बेटा, ये जो हमने डायग्राम बनाई है ना, हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो आज के मौजूदा दौर का कम से कम हम ये छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एटम का, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वजूद में कैसे आए, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो शेल जो हमने कंसीडर किया, ये कैसे डिस्कवर हुआ, या इसकी कैसे इन्वेंशन की गई, इसकी कैसी हाइपोथेसिस बाद में थ्योरी बनी। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं? बड़ा सादा है और समझ में आने वाला है। ऐसे ही
अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो और आपको ग्रीक पीरियड याद हो तो उसमें आपको पता होगा एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस, प्लेटो याद है, इनका ये बिलीव था कि कितने एलिमेंट्स हैं पूरी कायनात में, सिर्फ और सिर्फ 4। कौन कौन से? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। बहुत जबरदस्त की बात है, ठीक है। और आगे चल के हमें पता लगा भाई एलिमेंट्स तो कुछ और हैं जिनके लिए हमने प्रोजेक्ट टेबल बनाया है, पता होगा आपको, उसके 20-25 नाम तो आपको भी पता है। केमिस्ट्री के सर ऐसा ही जनाब, हर चीज में कहना है पहली फुर्सत में इसको यहाँ पे लिख दो। अच्छा बेटा सही है। ये बड़ा अच्छा हो गया, इसमें सिक्योरिटी नहीं लगेगी। हाँ भाई, पहली फुर्सत में यहाँ पे लिखो सही, जो भी ऑनलाइन थे, आवाज आ रही है मुझे, ठीक है जबरदस्त। न्यूमेरिकल से हम आगे बढ़ेंगे बेटा, लेवल हमारा थोड़ा अप हो गया तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यहाँ देखें सही। ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसका मतलब चैप्टर बड़ा सादा सा है, समझ में आने वाला है अगर गौर फिक्र करें। हाँ है हिस्ट्री, और हिस्ट्री को जितनी प्रोबेबिलिटीज के साथ पढ़ा जाता है उतना ही कम। मेरी कोशिश होगी मैं आपको मैक्सिमम बातें बताऊं, लेकिन हिस्ट्री में कई चीजें एक साथ चल रही होती हैं जो हम अब एक अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी से देखते हैं। आज से 200 साल पहले ये टर्मिनोलॉजी किसी को सही से पता भी नहीं होगी, केमिस्ट्री और एटम जो हम बड़े मजे से पढ़ रहे हैं। या जॉन डेल्टन ने 1808 में ये बात कह दी कि मैं अपना पहला एटॉमिक मॉडल दे रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि मैटर जो है वो कंपोज्ड है एक फंडामेंटल पार्टिकल पे जिसका नाम क्या है एटम, और मैं डेमोक्रेटिस की थ्योरी को आगे बढ़ाता हूँ। डेमोक्रेटिस सही बोलता है, ये बिलीफ था जॉन डेल्टन का। बातें समझ में आ रही है? मैं आपको पहले इसकी जरा ट्रेलर सुना दूं, ट्रेलर है कि अपनी इन चीजों को देखेंगे लिखेंगे, सही है। यानी 1808 में एकदम से याद आया, किसे याद आया? जॉन डेल्टन को, कि डेमोक्रेटिस ने तो बिल्कुल सही बात कही है कि भाई मैटर जो है वो एक छोटे जर्रे से बना है, कोई सा भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मैं हूं, आप हो, चेयर हो, ये बोर्ड हो, मैटर है ना हम सबका वजन है और कोई ना कोई जगह घेरते हैं। बातें सबको समझ आ रही हैं? तो मिस्टर जॉन डेल्टन ने 1808 में ये बात कही कि मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल एटम है। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ रूल्स बताए इसके, अपने पोस्टुलेट्स बताए, कुछ पॉइंट्स बताए अपने एटॉमिक मॉडल के, अपनी एटॉमिक थ्योरी के कह सकते हैं आप। उन्होंने कहा हर मैटर जो है वो एक छोटे जर्रे से बना है, वो एटम, और हर एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट से क्या है? डिफरेंट। हमें पता है भाई कि पानी और तेल में जमीन आसमान का फर्क है, तो उन्होंने इस सेंस में ये बात बोली कि हर केमिकल सब्सटेंस या मैटर में जो एटम पाया जा रहा है वो दूसरे से क्या है? डिफरेंट। पर जो एटम एक ही केमिकल सब्सटेंस में पाए जा रहे हैं वो सबके सब क्या है? सेम, वो डिफरेंट नहीं। यानी हाइड्रोजन के अंदर जो आप कह सकते हैं कोई भी चीज बनी हुई, तो हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के ही हैं, वो ऑक्सीजन के नहीं। जो ऑक्सीजन के अंदर एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के ही हैं, वो हाइड्रोजन के नहीं है। ये बात कही सादे अल्फाजों में, जो हमें पता है। सही बात कही जॉन डेल्टन ने, गलत बात तो नहीं कही ना भाई। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात कही कि इन सबका मास सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, कई प्रॉपर्टीज सेम होंगी इनकी, ये जो भी एटम में अपने ही जैसे एटम्स पाए जाएंगे किसी एलिमेंट में। समझ आ रही है बात? जैसे क्लोरीन में जो एटम्स हैं वो फ्लोरीन और आयोडीन जैसे नहीं हो, कार्बन में जो एटम्स हैं वो सिलिकॉन जैसे नहीं हो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो 2 पॉइंट बताया अब तक। जॉन डेल्टन ने कहा हर मैटर एक फंडामेंटल पार्टिकल से बना, उसका नाम क्या है? एटम। और हर मैटर के जो अपने एटम्स हैं वो दूसरे मैटर से क्या है? डिफरेंट। हाँ, जो विद इन एलिमेंट एटम्स मौजूद हैं वो सबके सब क्या है? सेम, उनके मास के एतबार से, उनकी प्रॉपर्टीज के एतबार से। ये बाद में चल के चीजें चेंज हुई, हमें पता है। हम जॉन डेल्टन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो कंपाउंड्स बनते हैं वो दर हकीकत 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के आपस में मिलने से बनते हैं। अब हमें पता है उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शन, बॉन्डिंग। बातें समझ में आ रही? बातें समझ में आ रही? जॉन डेल्टन ही प्रेडिक्ट कर रहा है बेटा, वो अपने पोस्टुलेट्स बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो चांसेस है कि वाटर भी बना दें, चांसेस है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना दें, H2O भी बना दें और H2O2 भी बना दें। समझ में आ रही है बात? फिर जॉन डेल्टन ने कहा कि ये जो पूरा आपके पास कायनात है, जो भी इसमें चीजें पाई जा रही है, जितनी भी एटम्स पाए जा रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंपाउंड बनाते हैं, यानी एलिमेंट एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड। ये जनरल पोस्टुलेट्स थे किसके? जॉन डेल्टन। लेकिन हमें पता है कि एटम ऐसा नहीं है। एटम के अंदर और कौन सी चीजें पाई जाती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये फॉरेन से डिस्कवर हो गए। 1808 में जॉन डेल्टन ये बात कर रहा है। 1940 तक, 1930 तक, 1930 टू 1940 तक ये लड़ाई चली है कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को वेरीफाई करो कि ये एटम के पार्ट हैं भी या नहीं। पता चला इस बातें समझ आ रही हैं? तो कोई 150 साल की जद्दोजहद थी भाई।
बात है क्लियर? अच्छा, एटम को नहीं देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी नहीं देखा, मानने चलेगी कोई चीज है, ये भी टेंशन वाली बात है। सही कहा? असल में जिन दिनों ये पार्टिकल्स की डिस्कवरी में लगे हुए थे ना लोग, उसी से कोई 100 साल और पीछे चले जाए तो लोग चार्ज और मैग्नेटिज्म की बात भी करते थे। ये मैं बात आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कंटेंट में डायरेक्टली नहीं है, मैं बता रहा हूँ। चार्ज नाम सुना होगा आपने, चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लोग बहुत गौर फिक्र में थे कि चार्ज क्या है। उससे पहले लाइटनिंग वगैरह की भाई हमारे पास होती थी, सबको पता है ये सारी बातें। 1786 के अराउंड गालिबन ये बात है, वो थॉमस एडिसन वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो वो लाइटनिंग और बल्ब की इजाद हुई थी। उससे पहले जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा था कि आसमान में बिजली कड़कती है, तो यकीनन ये वही लाइट है, जब ये आसमान में चमक रही है तो हमारे घरों में क्यों नहीं चमक सकती देर तक? बातें समझ में आ रही है? तो ऐसी चीजों पे काम किया जा रहा था क्योंकि वो रोशनी प्रोड्यूस करे। उन्हें मेटल्स कहते हैं, धात कहते हैं, कंडक्टर्स कहलाती है। पता है आपको ये बातें? ये साथ साथ बातें चल रही थी। हम तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं। टॉपिक पढ़ाने को मैं शुरू करूंगा, खत्म करूंगा, आपको समझ नहीं आएगा कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे। आपको समझ में आ रहा है कितनी पुरानी जद्दोजहद है ये, कि मैग्नेटिज्म पे काम हो रहा है कि भाई ये मकनातीसी कुव्वत क्या है, कि जमीन के अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं, कुछ ऐसी धातें, कुछ ऐसे मेटल्स निकलते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ रही है बात? फिर ऐसे मेटल्स हैं जिनको जरा ज्यादा पोटेंशियल या बाद में ये टर्मिनोलॉजी आई वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो वो रेडिश हो जाते हैं। फिर अगर उनको ऑप्टिक्स यानी गिलास लगाया जाए तो चमक के पीले रंग की रोशनी देते हैं। टंगस्टन फिलामेंट, पीले रंग का बल्ब पता है ना आपको? टंगस्टन वोल्फ्राम एक वायर है, एक मेटल है। समझ पा रहे हैं सब मेरी बातें? तो लोग ये सोच रहे थे फायर पे जिंदगी थोड़ी गुजारनी थी, कोई चीज जला के फिर जिंदगी थोड़ी खत्म करनी थी। आपको देखना था लाइटनिंग आ कहां से रही। उसमें सबसे पहला स्टेप जो कंफर्मेशन का था वो मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन का था। उन्होंने कहा आसमान पे जो चीज चमक के जमीन में आ रही है ना भाई, वो यहाँ पे स्टोर हो रही है। जमीन के अंदर इनफाइनाइट चार्ज मौजूद है। जब आपने देखा होगा अक्सर जो खंबे वगैरह खड़े करते हैं पोल्स, इससे एक वायर जाता है और जमीन के अंदर डिप किया जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा चार्ज और खुदा ना खास्ता करंट फैले तो अपने अंदर स्टोर कर ले। बातें समझ आ रही? तो ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत शुरू से काम चल रहा था, इनकी डिस्कवरी से पहले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले। मसला ये था कि कंडक्टर्स होती हैं चीजें, जो चीज भी अपने अंदर से चार्ज को ट्रांसफर कर देना, आज हम उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट कहते हैं बड़े स्टाइल में, कि भाई मैंने वायर पकड़ लिया, किसी ने बटन ऑन किया है, वोल्टेज ऑन किया है, मुझे करंट लग जाएगा। फिजिक्स पढ़ होंगे ना लोग, थोड़ी बहुत अभी आएंगे कि वोल्टेज अप्लाई करने से करंट बढ़ता है। आप वोल्टेज को ऐसे समझ लें, बच्चों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके घर में आपने पानी की मोटर देखी है? पानी की मोटर नहीं देखी जिंदगी में कभी? जो पानी नीचे से ऊपर चलाती है। फ्लैट वगैरह में भी रहते हो तो पानी की एक मोटर होती है, जो बटन दबता है तो जोर की आवाज आती है और नीचे से पानी ऊपर चला जाता है। ऐसा ही है बच्चा? आप उस पानी को सपोज कर लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, जो उस वक्त तक लोगों को पता नहीं था। आप ये पानी को सपोज कर लें कि चार्ज है। सही है? मैंने जैसे ही बटन ऑन किया, इस मोटर का काम क्या है? इस चार्ज को नीचे से ऊपर ट्रांसफर करना, खिलाफे आदत काम करना। खिलाफे आदत से मुराद पानी का ये बिहेवियर नहीं कि वो नीचे से ऊपर जाए। पानी का बिहेवियर क्या है? वो ऊपर से नीचे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यानी तरी से खुश्की की तरफ आता है और ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे की जानिब गिरेगा। ना कि कभी देखा वाटरफॉल जो वो रिवर्स चल रहा, क्या आबशार जो है वो ऐसे नहीं बह रहा बल्कि उल्टा जा रहा, कभी ऐसा देखा है? नहीं। लेकिन ये जो मोटर हमने लगाई खिलाफ आदत काम कर रही है, यानी ये नीचे मौजूद टैंक में, बेसमेंट से भी नीचे मौजूद पानी जो है आपके पास, उससे पानी ऊपर चढ़ा रही है टैंक के अंदर, फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्या जो आपके घर में टैप मौजूद है उसके लिए आपको मोटर इस्तेमाल करना पड़ती है? नहीं, आप सिर्फ टैप खोलते हैं पानी आ जाता है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सपोज कर लें, वोल्टेज को समझाने के लिए आपको सारी सी बात बता रहा हूँ कि जो काम आपके घर में मोटर करती है ना, क्या करती है कि वो नीचे मौजूद पानी को ऊपर भेजती है। मैंने कहा इस पानी को सपोज कर लें कि ये चार्ज है, हाँ इलेक्ट्रॉन सपोज कर लें, और मैंने ये जो प्रेशर ऑन किया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाती है, जो मैंने मोटर ऑन की, ये वोल्टेज है। इसने क्या किया? उन नीचे मौजूद चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा दिया। और फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? करंट। क्या कहलाता है? करंट। बातें सबको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? करंट। उस वक्त तक लोगों को पता नहीं था ये इलेक्ट्रॉन है, बस लोग क्या बात करते थे? क्या क्या है? चार्ज है कोई चीज। क्या है? चार्ज। जहां पोटेंशियल कम वो पॉजिटिव, जहां पोटेंशियल ज्यादा वो नेगेटिव। समझ आ रही है मेरी बात? ये बात समझ में आ रही है? बट पोटेंशियल से अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। इसको उर्दू में सलाहियत कह दो, टेंडेंसी कह दो, शिद्दत कह दो, कि जहां ज्यादा शिद्दत, जहां ज्यादा उस चीज की मिकदार नजर आ रही है वो साइड आपने पॉजिटिव कर दी, और जो कम नजर आ रही है वो साइड आपने क्या कर दी? नेगेटिव। इसको हम कन्वेंशनल पढ़ते हैं, आगे चल के आप देखोगे कि पॉजिटिव को हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव को हम कहते हैं हायर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से बात करते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो जगह क्या हो जाती है? पॉजिटिव। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं
वो जगह क्या हो जाती है नेगेटिव। पढ़ा ना कैटायन और एनायंस। इलेक्ट्रॉन कोई दे दे एटम तो क्या बन जाता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाता है नेगेटिव। बातें समझ में आ रही है कुछ? उस वक्त तक लोगों को ये सब कुछ पता नहीं था भाई, कोशिश में लगे हुए क्या चीज हो रही है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ये बातें सब समझ पा रहे हैं मुझे क्या है? अच्छा, बिल्कुल ठीक। फिर ये रिसेंट डिस्कवरी क्या होगी? जॉन डेल्टन तो 1808 में जाग रहा है। बेसिकली बेटा सबसे पहले माइकल फेरेडे सेकंड नंबर पे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद हम हिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं। ऐसे और साइंटिस्ट भी थे, मैं मोटे मोटे नाम दे रहा हूँ, सही। तो जो माइकल फेरेडे था ये कंडक्टर को ढूंढ रहा था। इसने कहा कंडक्टर से मुराद वो है वो केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच कैन ट्रांसफर चार्ज। इसके अंदर से क्या चीज फ्लो हो जाए? चार्ज। अभी हर चीज लिखूंगा मैं, पहले मैं एक इंट्रो बता रहा हूँ, फिर लिख के सब बराबर कर दूंगा बेफिक्र रहो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ख्याल कैसा है मैं ये बता रहा हूँ। क्लू कैसे मिला कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? हम तो भाई मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या समझ रहे थे? एटम। खुश होके बैठे हुए हर जगह एटम, यानी ये समझ के बैठे हुए थे कि जो आपके पास दीवार है वो ब्लॉक से बनती है। ब्लॉक किस चीज से बनता है इस चीज पे गौर व फिक्र नहीं करते। और पानी मेरी बात, सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, ये कोई नहीं सोच रहा था, और बोले ब्लॉक होता है बस पता जिंदगी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब लोग मेटल्स के बारे में बात करते हैं ना, मेटल्स धात, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैं अगर किसी रॉड को पकड़ूं और इसे प्लग इन कर दूं और बटन दबा दूं, वोल्टेज यानी अप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे करंट लगेगा? अगर मैं वोल्टेज ऑन कर रहा हूँ लोहे की रॉड डाल के, या चलते हुए तार पे लोहे का रॉड लगा रहा हूँ, लोहा समझ लो, मेटल समझ लो, कोई भी सही है ना, तो क्या मुझे करंट लगेगा? तो लगेगा जनाब। और अगर जरा ज्यादा लग गया तो फिर एक ही दफा लगेगा। मेरी बात सब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, पता भी बात है भाई ये तो। इसका मतलब मेटल्स में कोई ऐसी खसलत है कि उनमें कोई चीज ट्रांसफर करती है। हमें पता है आज वो इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है आज वो चार्ज है। उस वक्त तक लोग बोल रहे थे कोई एंटिटी है, कोई शय है जो इसमें ट्रेवल कर रही है, और बादों का इतना अच्छा ट्रेवल करती है कि ये रेड हॉट हो जाता है, जल उठता है और हमें इसमें रोशनी नजर आती है। अब बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ से फिर वो चमकते वक्त तो एलईडी मार्केट में आ गए, वरना पहले अगर आपने देखा हो तो अभी भी आते हैं वैसे वोल्ट्स पीले रंग के बल्ब आते हैं जो अक्सर बेकरी में लगे होते हैं, सही। उसमें टंगस्टन घुमा हुआ पतला सा लगा होता है, वो रेड हॉट होके जलता है, फिर आपको रोशनी की वजह से वो येलोइश फिल्म आती है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? भाई इन चीजों पे काम हो रहा था पहले कि ऐसे आपको पता होगा अक्सर चीज फ्लक्चुएट हो जाती है ना। पहले ये चीज आम थी, इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया काम करते करते कि तार जो है आपस में जुड़ गए, आग लग गई, तबाह हो गए, निस्तो नाबूद हो गए, खत्म हो गए। अब हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, वो नई वायरिंग करना पड़ेगी स्टाइल में बोलते हैं। पहले तो लोगों ने इजादात ऐसी की हैं, डिस्कवरीज ऐसी की हैं, इन्वेंशन ऐसी की हैं जानों पे गिर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बेंजामिन फ्रैंकलिन का पता है जिसके बारे में बता रहा हूँ, जो सोच रहा था कि आसमान में बिजली कड़क रही है, मैं कैसे पता लगाऊं कि ये चार्ज है या नहीं है, यानी वो एंटिटी है जो चमकने में हेल्प करती है नहीं करती है। अब लोगों ने चमक को देखा ना फायर के अलावा हटके, तो लोग इस चीज के पीछे पड़ गए कि कोई ऐसी शय है जो चमकती तरह से ढूंढते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जब स्ट्रॉम आता है तो लाइटनिंग होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, मैं पतंग उड़ाऊंगा, इसका बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है काइट एक्सपेरिमेंट। ये पतंग लेके पहुंच गया तूफान से पहले, जब लाइटनिंग हो रही है फुल तेज, और इसमें जो इसका मांझा था, जो इसकी डोर थी, वो एक पतला थिन वायर था, मेटेलिक वायर, ताकि अगर वो चीज इससे कांटेक्ट करे तो इसे झटका लगेगा और पता लगे वो चीज है या नहीं, जिसे लाइट कहते हैं या करंट कहते हैं। अब बात समझ में आई? तो शौक लगा, उड़ के गिरे, बोला ये तो कोई खतरनाक चीज है बड़ी, और एक इसमें ट्रेवल करती है धातों में, जो हम डिस्कवर करने में लगे पड़े। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो सॉलिड ज्यादातर मेटल्स होते हैं ना, ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड नजर आते हैं, सॉलिड होते हैं, सही है ना भाई? जिसका मैं अभी नाम लिया था ना, माइकल फेरेडे, इसने बोला सॉलिड तो कंडक्टर हैं, अपने अंदर से चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों ना मैं लिक्विड्स में कंडक्शन करवाऊं, मजा आ जाएगा। ये बहुत टेक्निकल बात थी। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये आम बात नहीं थी कि लोग बोलने चले यार ये तो बात कंफर्म हो गई। जो मेटल्स होते हैं ना, धातु होती है जो जमीन से, चट्टानों से पिघले हुए हमारे पास मोल्ड हुए हुए, या किसी डायमीटर के जो लोहा या लोहे की किस्म की कोई धात हमें मिलती है, इसमें कॉपर भी आता है, सिल्वर भी आता है, इनकी वुल्फ्रम भी आता है, इनकी एक खसलत है कि अपने अंदर कोई एंटिटी ट्रेवल करवाते हैं। क्यों ना उस चीज को नाम देते हैं चार्ज, क्यों ना हम लिक्विड के अंदर ये काम करते हैं। तो माइकल फेरेडे लिक्विड लेकर आया, सिंपल पानी पहले उठाया उसने, पानी में नॉर्मल कंडक्शन नहीं हुई, उसे मजा नहीं आया। ये बातें समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? फिर उसने उसमें डाला सॉल्ट, एसिड और बेस, ये बाद में पढ़ेंगे, अब इसमें केमिस्ट्री आ गई। तो उसने देखा कि कोई चीज कंडक्शन शो कर रही है, यानी सॉल्ट, एसिड, बेस। नमक तो आपको पता है, एसिड भी आपको पता है, एसिड का ऑपोजिट बेस होता है, ये समझ लो। जब चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा वजाहत से बताऊंगा ये क्या चीज होती है, ठीक है?
तो इसका मतलब उसने लिक्विड को भी कंडक्टर बना दिया। फिर इन कंडक्टर्स को क्या कहते हैं, मैं इनका नाम चैप्टर 7 में लूंगा आपके सामने, वरना भी आपको बुरा लगेगा। ये सादा सी बात समझ में आ गई कि सॉलिड के अलावा लिक्विड भी कंडक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पहली बार क्लू मिला भाई, एटम कोई छोटी चीज नहीं है। या तो एटम खुद चार्ज है, या एटम से भी छोटी कोई चीज मौजूद है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कोई चार्ज। अब बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? तो इस चक्कर में सबसे पहले 1879, हाँ 1879 में सुनते रहिएगा मुझे, विलियम क्रूक्स 1879 में विलियम क्रूक्स जो थे वो इस चक्कर में लग गए कि भैया आओ इस चार्ज को मालूम करते हैं। और फिर उसी के कुछ अर्से बाद 1886 में, 1879 और 1886 में कोई 7 से 8 साल का फर्क है ना, उसके ऑपोजिट पार्टिकल्स भी निकाले गए जो चीज चार्ज कहला रही थी। मेरी बात समझ आ रही है? 1886 और 1879। अच्छा भाई, और अच्छी बात है। फिर 1897 में जाके हमारे पास रदरफोर्ड एक हजरत थे जिन्होंने, सॉरी जे थॉमसन एक हजरत थे जिन्होंने कुछ चीजों को वेरीफाई किया। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को, अगर आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे ना तो आपकी बुक में 2 ईयर्स लिखे हैं, एक विलियम क्रूक्स के नाम से लिखा हुआ है 1879, ऐसा ही है, और एक लिखा हुआ है आपके पास जे थॉमसन के नाम से 1897। ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, टैली करिएगा, सही है। तो इसमें जो वेरिफिकेशन है ना दोबारा उस डिस्कवरी की, वो किसने की है? जे थॉमसन, नाम उनका मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, हम पढ़ेंगे मजाक से इस चीज को। और फिर रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद क्या मामला हुए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को तस्लीम किया गया कि एटम के पार्टिकल्स हैं। ये इन 4 से 5 साइंटिस्ट के तहत जो कहानी है आपके चैप्टर में घूमती, बातें समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप सब अपनी अगर बुक्स निकालें, पेज नंबर है 43, पेज नंबर पूरा का पूरा 43। इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ नजर आएगा, टॉपिक 3.1, ऐसा ही है। इस इंट्रोडक्शन को जरा रीड आउट करते हैं। आप सब बेटा अपनी बुक्स निकाल लिए, जो बच्चे ऑनलाइन भी मौजूद हैं, पेज नंबर 43 ओपन करें ताकि हम चीजों को मजीद वजाहत से डिस्कस करें। मुझे इससे पहले नजर नहीं आ रही थी, समझने का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि इन द 5th century BC, Greek philosopher Democritus expressed that believe that all matter consists of very small individual particles which he named atoms। इसे ग्रीक में कहते हैं not cuttable, indivisible, nowadays उसे क्या कहते हैं हम? एटम्स। सही है जनाब, ये बात हम पढ़ के थक चुके हैं, सही है। लेकिन जो मैंने आपको जॉन डेल्टन की थ्योरी बताई है, आपको एटॉमिक थ्योरी पेज नंबर 42 से 43 पे शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। ये 4 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है, ऐसा ही है, 4 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। इसके पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप इसे रीड आउट करिएगा। इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, हम जॉन डाल्टन की थ्योरी की बात कर रहे हैं। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल कहलाता है, या एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और मैं इसके कीवर्ड्स लिखूंगा, फिर हम इन्हें रीड आउट करेंगे, ठीक है भाई? ये बातें सबको समझ आ रही हैं? सबसे पहला पॉइंट ये भाई, ये थ्योरी 1808 में पब्लिश की मिस्टर जॉन डाल्टन ने खुद। और इसमें इन्होंने कहा, सबसे पहला पॉइंट वही डेमोक्रेटस वाला, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑल मैटर, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कंपोज्ड ऑफ एटम्स, यानी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ऐसा लिखा हुआ है उसमें, तो क्या कहलाते हैं? एटम्स। ये की पॉइंट है कि जितना भी मैटर है वो किससे बना है? एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से, जिसका नाम क्या है? एटम। मैंने एटम लिख दिया, ठीक है। दूसरी बात, एवरी टाइप ऑफ सब्सटेंस या एलिमेंट या मैटर आप कह सकते हैं, हैज डिफरेंट एटम्स, यानी जो मुख्तलिफ इकसाम है मैटर की, वो एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट। ये बात समझ में आ रही है? बट विद इन अ सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस में, किसी एक सब्सटेंस के अंदर, ऑल एटम्स
आर सेम, वहां लिखा होगा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब भी क्या होता है, सेम, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर मास, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये मास वाली बात आगे चल के गलत साबित होगी, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट बड़ा सिंपल है, ये पॉइंट यहां तक सबको समझ में आया। जब कभी जॉन डाल्टन का नाम आएगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉन डाल्टन का पहला पॉइंट क्या है कि ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, नॉट कंटिन्यूअस, ये बात याद रहेगी। दूसरे पॉइंट क्या है कि different substances have different atoms, but within a same substance there are same atoms or identical atoms which are same in terms of mass, size and properties। ये बात समझ में आ रही है। फिर different या multiple substances combine together to form compounds, ऐसा ही है, ऐसा ही है। And such phenomena is known as chemical change या chemical reaction, ऐसा ही है भाई। ब्रश हो गया ये तो। Such phenomenon is called chemical change या chemical reaction, ऐसा ही है। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है, जॉन डाल्टन ने इसकी भी तारीफ की थी। इसने कहा था ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एटम्स, यानी ओवरऑल मास एटम चेंज नहीं होता, ओवरऑल सम ऑफ उनका क्या रहता है, कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अगर आप चौथा पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही बात नजर आएगी लिखी हुई कि a chemical reaction is a rearrangement of atoms but atoms themselves are not changed, this means that atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction। कह रहे भाई अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ ना, एटम्स आपस में मिल गए तो उनकी सिर्फ रीअरेंजमेंट होती है, यानी वो अपनी जगह तब्दील करते हैं। इस तरह कमरे के अंदर अगर आपके पास बेड पड़ा हुआ है, कबर्ड पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है अपने बेड और कबर्ड उठा के फेंक दिया, उस कमरे के अंदर आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल डिजाइनिंग क्या रहती है, सेम। बात समझ पा रहे हैं, घर की रीअरेंजमेंट सिस्टम। तो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में भी एटम्स इसी तरह क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है जनाब। लेकिन आगे चल के फिर हम इन चीजों को देखेंगे, क्या वेरिएशन था, क्या मॉडिफिकेशंस थी। ये जॉन डाल्टन 1808 में बैठे हुए सबसे पहले अपनी पोस्टुलेट पेश की। अब समझ में आ रही थी, पुरानी बात है ये। और 200 साल, अभी हम 2008, 1908 और 1808 ये कहलाएंगे, 200 इयर्स कहलाएंगे ना, 200 साल ऐसा ही, 2 सदियां कह सकते हैं आप इसे, 200 इयर्स कह सकते हैं। और 2018 में, अभी हम 22 में, तो कोई 212 साल हो गए बेटा इस बात को, 2020 में जनवरी में, तो 212 साल हो गए इस चीज को, 212 साल। जॉन डाल्टन बैठे हुए स्टाइल में बातें कर रहे हैं और ये पोस्टुलेट पेश कर रहे हैं। अब तसव्वुर कर पा रहे हैं क्या कहानी होगी। इस तरह आज हम बातें करते हैं, उस टाइम साइंटिफिक सोसाइटी भाई उसका कयाम हो रहा था, लोगों ने बहुत से मशवरे किए, अडॉप्ट किया, चीजें पब्लिश। सही है ना। अ केमिकल रिएक्शन is just a rearrangement of atoms। इसका दूसरा मतलब क्या, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो बहुत मुश्किल पोस्टुलेट है, याद रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट कीवर्ड बताएं क्या, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। दूसरा different particles have, different substances have different sort of atoms, but within a substance all atoms are same। इस एतबार से size, mass and properties। फिर different या multiple substances combine together to form a compound, इस अमल को हम क्या बोलते हैं, such phenomenon is called chemical reaction। फिर केमिकल रिएक्शन की जब बात की तो ये भी बता दिया यहाँ कंपाउंड बनता है। दूसरी बात ये बता दी कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रीअरेंजमेंट है एटम्स। बात समझ आ रही है। इट मींस एटम्स का ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही वो क्रिएट किए जाते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमारे समझ में आ रही है बेटा। पेज नंबर 42 से 43 मैं आपको दे रहा हूँ कोई 5 मिनट, इस पेज पे आज की डेट भी डालें, 3 नवंबर 2020। बाकी व्हाट्सएप पे मैं एक फ्री भेज दूंगा। सही जनाब, यहाँ तक क्लियर है सबको।
ये आपने टॉपिक नंबर 3.11 और 3.1 अभी पढ़ा है। सही है, मैं आपको 4 से 5 मिनट दे रहा हूँ, रीड आउट करें ताकि कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं उनसे भी वो है कि वो रीड आउट करें। मैं इसकी इमेज भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे जो लिखा है, लेकिन टाइम आया ना तो कोई लिखा मेरा नोट मौजूद है। समझ आया बच्चों? बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है पक्का? आगे बढ़े। इसे भी मैं जरा कॉल ग्रुप में शेयर करूंगा। आप देखो, बात नहीं करे सीधे बैठे तो क्या नहीं बिल्कुल। व्हाट्सएप चेक करते हैं आप लोग अब जाके घर पे? और काम किया हुआ तो सही है, नहीं किया हुआ कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर तो देखना लाजिम आपको। चलिए भाई आगे बढ़े। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की बकायदा डिस्कवरी की। ठीक है, यानी ये तो एक हिंट था और जॉन डेल्टन ने हमें ये बताया भाई कि एटम जो है वो इस तरह पाया जाता है। पर अगर अब हम एटम की डेफिनेशन बताएंगे तो आप एक वर्ड पढ़ेंगे कि एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी अदर पार्टिकल्स। कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है? जो चीज क्या होती है? पेचीदा, जो एक तरह की नॉट होती है, इसको सुलझाना आसान नहीं होता। एटम की अगर सादा अल्फाजों में आपको डेफिनेशन में बताऊं ना, ऐसी तेजी से नेमत के लिए बता रहा हूँ, एटम के अलावा भी और पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके अलावा भी और पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से बनते हैं, वो 6 तरह के होते हैं, अप डाउन टॉप बॉटम चार्ज स्ट्रेंज। इलेक्ट्रॉन के अलावा भी नेगेटिव पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेप्टॉन्स। हिग्स बोसॉन नामी एक पार्टिकल मौजूद है, बोसॉन आपके पास मौजूद है, बेरियॉन्स, लेप्टॉन्स, फर्मियॉन्स। ये पूरी पार्टिकल केमिस्ट्री है, इसे पार्टिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स यानी छोटे जर्रात की मैकेनिक्स, इतने सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसमें हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब भी इतने सारे नाम लेने की जरूरत नहीं है कि भाई एटम में ये भी पाया जाता है वो भी पाया जाता है। आपके लेवल पे एक सादा सी डेफिनेशन है, क्या? एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी अदर पार्टिकल्स। एटम एक ऐसी जगह है, एक ऐसी शय है जिसके अंदर मजीद पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इनकी प्लेसमेंट, इनकी एकोमोडेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये आप बोलेंगे सर बात हमें कहां मिलेगी? पेज नंबर 43 टॉपिक नंबर 3.12 अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसके अंदर एक टर्म लिखा है थर्ड पैराग्राफ के अंदर, एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो बच्चे ऑनलाइन मौजूद हैं उनको भी बता दूं, मेरे तरफ झुका नहीं जा रहा, बुला लेता। अब हम एटम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं?
एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे बोला सर आपने ऐसे लिख दिया, जेड दोनों चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन which is composed of even smaller particles, which are called subatomic particles. ऐसा ही है भाई, brush which are called subatomic. ये बात समझ में आ गई? अब कुछ काम की बात है, कुछ डेट्स आपको याद रखनी है, इससे आपको साल का आगाज रहता है। हम 1808 से बात कर रहे हैं, थोड़ा और से सुनना। 1879 में मिस्टर विलियम क्रूक्स, क्या नाम है इनका? विलियम क्रूक्स। सुनते रहिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, बाद में लिखिएगा, बुक में भी लिखा हुआ है। विलियम क्रूक्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कोई बात करते, ठीक है। इनका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं था, बाद में इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, पहले कुछ कहा जाता था, वो बताऊंगा मैं आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान। कैथोड रेज सर आपने सुना हो, सही है। फिर बाद में 1906 के अंदर मिस्टर स्टोनी ने इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, तो वो फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बगाते हैं, लिख सकते हैं कि पहली बार वो जो चार्ज की बातें चल रही थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मार्केट में कौन है भाई, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन में मार्केट में कौन है, साइंटिस्ट का नाम बताइए। विलियम क्रूक्स, सही है, सादा अल्फाज में बात करता है, ठीक है, तो सब्र रखिएगा। इसी 1886 में थोड़ा सा आगे गोल्ड स्टीन नामी एक साइंटिस्ट थे। कौन? गोल्ड स्टीन। इन्होंने बात की थी डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स की, जिनको बाद में क्या नाम दिया गया? कैनाल रेस भी कहा जाता है, मैंने जबकि बाद में से प्रोटॉन लिख दिया यहाँ, ठीक है। इनकी कंक्लूजन करने के लिए 1897 में मिस्टर जे थॉमसन, उन्होंने वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ। अब बात समझ में आ रही, कहानी क्या थी? वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे वो हम पढ़ेंगे। तो भाई 1879 में विलियम क्रूक्स थोड़ी बहुत शवाही देते हैं कि कोई नेगेटिव पार्टिकल है जिसका नाम कैथोड रे, बाद में से इलेक्ट्रॉन बोला गया। हम आज की हेडिंग से पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक आइडिया दिया 1879 में, किसने? विलियम क्रूक्स। 1886 में देखिए साल बढ़ते जा रहे हैं, सही है, ऐसा ही 1886 में गोल्डस्टीन डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, उसके हवाले से बात करते हैं। जे थॉमसन एक वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं हाँ भाई ऐसा ही है, जो बातें आपका साल में हुई हैं मैं उनकी तायद करता हूँ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल एटम से छोटे पार्टिकल्स हैं और एटम के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे कुछ सवाल आते हैं, यानी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम से भी छोटे। ये बोले सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी लोग अमूमन ये कहते हैं कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, पॉजिटिव पार्टिकल्स की बात हुई थी, लेकिन साल इस पैटर्न में चल रहा है। यहाँ हिंट आ गया था हमारे पास कि कोई चीज है। अगर आप डेट वाइज पढ़ेंगे ना तो आपको ये मिलेगा कि प्रोटॉन के शवाइद मिले, एक ग्लो मिल रहा था, कैनाल रेज जिसे कहते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिस्कवरी नहीं थी। मैं आपसे ये बोलूंगा दोबारा, यानी ऐसा नहीं है फौरन से विलियम क्रूक्स इलेक्ट्रॉन निकाल के बैठ गए, नारे लगा दिए इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे क्या कहा, 1932 और 40 के अराउंड जाके तो वेरीफाइड तस्लीम किया गया है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि एटम ऑफ एटम नहीं रहा। बड़ा जुमला कह रहा हूं मैं, एटम ऑफ एटम नहीं रहा। एटम के अंदर भी कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपको तो बेटा ये भी सोच के बहुत हैरत होगी, उस दौरान वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, दुनिया ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी टूट रही थी, साइंस लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट भी चल रहे थे। पहले समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? बहुत हैवी डिस्कवरीज थी। अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात ले रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था सब कॉन्टिनेंट का, करीब करीब 1940 की बात कर रहा हूं मैं। लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट जो आधा आधा हो रहा है, पता नहीं बात आ रही है बात। 1947 पाकिस्तान, ऐसा ही है 14 अगस्त। इसका मतलब भाई ये तो बड़े हैवी बातें हम कर रहे हैं, ऐसा ही कहानी मजीद आगे बढ़ा दो। इसके बाद 1902 में, अच्छा यहाँ थोड़ा गैप आएगा,
इसी दौरान ऑल्टरनेट ना, ऑल्टरनेट ईयर्स में, यानी इन्हीं ईयर में, सेम ईयर्स में, इसी दौरान आपके पास रेडियो एक्टिविटी पे भी काम चल रहा था। रेडियो एक्टिविटी क्या है? ना दिखने वाली शुआओं का निकलना, दिख भी नहीं रही है, निकल रही है किसी जगह से। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। अब पता है इसकी डेफिनेशन कि किसी एटम का अगर न्यूक्लियस तबाह होता है, न्यूक्लियस अगर मैंने मिटा दिया, किसी एटम का अगर न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उसमें एटम के अंदर से कुछ ना दिखने वाली शुआएं निकलती हैं। आपने शायद नाम सुना हो, अल्फा, बीटा, गामा रेस, ये भी साथ साथ काम चल रहा था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी फौरन थोड़ी हो गई थी, पता थोड़ी था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाइन से आएंगे मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं था भाई। लोग लड़ रहे थे, आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। अभी भी एक तादाद मौजूद थी जो मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल को क्या बोल रही थी? एटम। और ये डिस्कवरर्स की तादाद थी जो कह रहे थे भाई कुछ दर्जन होंगे, 2 दर्जन होंगे, 12, 24, 20। साइंटिफिक सोसाइटी उस जमाने की कह लें, खुद लिख लिख के बात हो रही है। ईमेल अब तो नहीं है ना भाई, जूम अब तो नहीं है कि ऑनलाइन बात कर रहे हैं, हाँ भाई मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। साइमल्टेनियसली हर लिखा, हाँ भाई मैं ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम भी एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या होता है। और कुछ साइंटिस्ट की कहानियां तो बड़ी दर्दनाक है, कैसे कैसे ट्रैवल करके उन्होंने पढ़ाइयां की और कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई। बोलते हैं ना अक्सर डिस्कवरीज एक्सीडेंटल है, लेकिन सडन डिस्कवरी तो पता है एक्सीडेंटल है, पर उसकी बार बार रिपीट करना, उसे वेरीफाई करना, ये एक्सीडेंटल नहीं, उसे वेरीफाई भी किया गया भाई। आज समझ आ रही? तो विलियम क्रूक्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपना क्रूक्स एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसे जे थॉमसन आगे चल के वेरीफाई कर रहा है, प्रॉपर्टीज बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज जे थॉमसन ने बताई है। एक्सपेरिमेंट किसने इजाद किया था? विलियम क्रूक्स। समझ आ रही? तो ये तरतीब है चैप्टर को पढ़ने की, इससे आपको पता रहेगा। हम जॉर्ज लैंड का एटॉमिक मॉडल जानते हैं, अब हमें लाइन से ये वाले डिस्कस करना कि विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट क्या था जिसे जे थॉमसन ने कैथोड रे की प्रॉपर्टीज बताई, या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके जरिए पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी के बारे में बात की जे थॉमसन। अच्छा समझ आ रही? ऑल्टरनेटिवली रेडियो एक्टिविटी, इसमें एक साइंटिस्ट का नाम तो मैं ले ही नहीं सकता, हकी अदा नहीं होगा, कई साइंटिस्ट थे। सबसे पहला सर फहरिस्त है हेनरी बेक्यूरेल। इन्होंने वो चट्टान का वो पीस पकड़ा था जो ग्लो करता था, उसमें से शुआएं निकलती थी, गायब हो जाता था। हम समझते जिन में तो डर के छोड़ के कमरा छोड़ के भाग जाते। सपोज आपने एक चमकती हुई चीज ला के रखी, आपने बोला इसमें से खुद ब खुद इसकी तादाद भी कम हो रही है, और लाके रख भी दिया आपने, स्टोन कोई पत्थर लाके रखा, आप घर कमरा लॉक करके चले गए, अगले दिन आए आपने देखा उसका साइज जो है वो आधा हो चुका है, आप डर जाओगे, आप बोलोगे हो सकता है कहीं टूट के गिर गया, पहले ये सोचोगे सही। फिर आपने दरवाजा लॉक कर आप चले गए, अगले दिन आए उसका साइज और रिड्यूस हो गया। सपोज ये मार्कर मैंने रखा है, इसका साइज छोटा होता है, मैं डर जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार कोई बिल्ली आके खा गई। अगर मैं तो दरवाजा लॉक किया था, बिल्ली भी नहीं आ सकती, अंदर फिर क्या हुआ है, फिर मैं दम दरूद करना शुरू कर दूंगा, हो सकता है भाई कोई और शय हो यहाँ पे जो है। ऐसा ही है ना, अपनी सोचते यही है ना भाई। लेकिन मिस्टर हेनरी बेकरेल ने ऑब्जर्व किया भाई कुछ और है, इसमें से कोई शय निकल रही है जो दिख नहीं रही। और उस दौरान ये कारनामे भी चल रहे थे, हम तो कह रहे हैं भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, शर्त लगा लो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जो दिख नहीं रहे पर निकल रहे। समझ में आया मैं क्या बातें कर रहा हूँ? तो रेडियो एक्टिविटी एक तरीके से वेरिफिकेशन थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। वेरीफाइड एक्सपेरिमेंट तो जे थॉमसन ने किया था, एलोबरेट किया था बेसिकली। एक्चुअल वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट की स्टैंप लगा देना, वो रेडियो एक्टिविटी। और वही बंदे का कारनामा नहीं था, लोग इंतकाल कर गए, 3 लोगों ने इंतकाल हुआ, 3 लोगों का इस चक्कर में। एक हेनरी बेकरेल का, उन्हें पता ही नहीं था रेडियो एक्टिव रेज कार्सिनोजेनिक भी होती है, यानी इनसे कैंसर कॉज हो जाता है, ज्यादा आर पार हो जाए आपके अंदर से। एक्सरे, गामा रे, जितनी भी एक्सरे तो खैर आगे निकल गया। रोंजन, मिस्टर रोंजन भी साइंटिस्ट थे जो सर फेरिस्त में आते हैं, उनका हम तस्करा नहीं कर रहे फिलहाल। हम बात कर रहे हैं गामा रेस की नुकसान देगा, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करती है। और आपने ये नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, मैरी क्यूरी, मादाम क्यूरी, द ओनली लेडी डिस्कवरर हु गॉट नोबेल प्राइज। इसने रेडियम की डिस्कवरी की थी, रेडियोएक्टिव पार्टिकल। पता ही नहीं? पता? आज सुन लिया, मैरी क्यूरी, मादाम क्यूरी, कुछ सुना है? और बेटा रोबोट्स की तरह बैठे हैं, कार्टून आता ना किड्स नेक्स्ट डोर में ना, वो सारे बहन भाई उधर एक साथ बात करते थे, सब ऐसे बैठे हैं। मेरी बातें समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? आसान आसान सी बातें है ना, सिस्टमैटिक चल रही है, सही है। अच्छा, इनके शौहर भी थे, उनका भी इंतकाल हुआ था, उनका नाम था पेरी क्यूरी। ठीक है भाई, तो ये दोनों एक साथ इंतकाल कर गए थे। इन तीनों अमवाज से जिस हजरत ने फायदा उठाया था वो थे मिस्टर रदरफोर्ड। यहाँ लिख देता हूँ नाम, यस तमीज से नाम लेते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड।
ठीक है, इनका मैं ये बाद में लिखूंगा, मैंने कब कब कारनामे किए। तो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को यूटिलाइज करते हुए कई वेरिफिकेशंस की, ये फिर हम आगे पढ़ेंगे। इसी दौरान 1902 में, चलिए 1902 शुरू हो चुका है, 1902 में एक बंदा है चैडविक, सही है, वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से, जो हम खुद करवाते हैं, एटम को तोड़ते हैं, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से डिस्कवर करता है क्या, जल्दी बताइए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी देर में आगे डिस्कवर हो रहा है न्यूट्रॉन, यानी 1808 से 1902 पे पहुंच गए, कम बेश 90 साल है। लोग इंतकाल कर गए, लोग आए चले गए, लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अब हो रही है। हमारे समझ में आ रही है सबको मैं क्या कह रहा हूँ। फिर 1911 आया, रदरफोर्ड ने अपना रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट और वो वुड्स वाला एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ से फिर ये चैप्टर आगे चलता है, फिर खत्म हो जाता है एटम का मॉडल है क्या। तो ये इंट्रो आपको समझ में आया है क्या, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। आज हमने क्या पढ़ा है, जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। ये 4 पॉइंट्स याद रहेंगे। कब प्रपोज हुए थे, 1808। उसके बाद ये टाइमलाइन याद रहेगी, ये टाइमलाइन याद रखना बड़ा जरूरी, जब ये चैप्टर याद हो। समझ आ रही है बात। मैं इसके स्नैपशॉट बोलूँ मैं